हेलो स्टूडेंट्स। मैं पद्माकर मिश्रा आपके बीच फिर एक नए टॉपिक के साथ आज उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक आईएससी बोर्ड के छात्रों के लिए खास करके उपयोगी होगा। यह वीडियो क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड के छात्र भी इसको यूज कर सकते हैं, बट फिलहाल जो मैंने इसको आज अटेंड किया है वो आईएससी बोर्ड के छात्रों के लिए, क्लास 12 के छात्रों के लिए है। आज जो वीडियो आप लोग को मैं प्रेजेंट कर रहा हूं वह कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड है। कंज्यूमर बिहेवियर से टॉप 20 क्वेश्चन इसके पहले मैंने दिया हुआ था। आज फिर मैं आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूं। आप इसको देखिए, समझिए और अपने नोटबुक में इसको जरूर लिखिए। आप यदि आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है। आप हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो प्रेजेंट करूं, अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। तो आइए आज हम चलते हैं टॉप 20 क्वेश्चंस जो कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड है, थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर से है। आप क्वेश्चन देखिए, उसको नोट कीजिए और अभी जहां पे भी आप हैं उसका आंसर खुद दीजिए। मैं भी यहाँ पे आंसर दे रहा हूं। इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट, ये प्रैक्टिस पेपर है, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के लिए, टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन बेटा, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, बजट लाइन इज graphical representation of budget line is graphical representation of all possible combination of goods which can be purchased with given income and prices such that the price of each of these combination is equal to money income of the consumer। यानी कि जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है बजट लाइन के कॉन्टेक्स्ट में, इसमें आपको कुछ मिसिंग लग रहा होगा, वही मिसिंग आपको फाइंड करना है। और मिसिंग है कहां पे, तो आप ये देखिए, बजट लाइन इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ डैश, यहां पे डन, ऑफ गुड्स। ऑफ गुड्स मतलब यहां पे कितने गुड्स, ऑफ गुड्स विच कैन बी परचेज विद गिवन इनकम एंड प्राइसेज, which can be purchased with given income and prices such that the price of each of these combination is equal to money income of the consumer। बजट लाइन की जब बात करते हैं बेटा, तो आप थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा, आप इसे समझ जाएंगे। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं। यह एक्सिस वाई और यह एक्सिस एक्स। वाई एक्सिस पे क्या लिखते हो बेटा, गुड वाई। एक्स पे क्या लिखते हो, गुड एक्स। जब बजट लाइन की बात करते हैं तो बजट लाइन कैसा होता है, यही है ना। ये बजट लाइन आपका बन गया ए और बी। ए बी को हम लोग कहते हैं कि ए बी क्या है, बजट लाइन है, बजट लाइन। अब आपको बेटा इसी बेसिस पर आंसर देना है। बजट लाइन इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन। इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन होंगे, एम एन एच जी, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। जितने भी कॉम्बिनेशन हैं वो कितने गुड्स के बीच की है,
एक्सिस वाई पे है गुड वाई, एक्सिस एक्स पे है गुड एक्स। कुल कितने गुड्स हुए? कितने गुड्स हुए? 1। ये नहीं भाई, वाई है और एक्स है तो 2 गुड हुआ ना। या क्या है? बी ऑप्शन है 2 गुड्स विच कैन बी परचेज विद गिवन इनकम एंड प्राइसेस such that the price of each of these combinations is equal to the money income of the consumer। समझ में आ गया? यानी बजट लाइन में हम कितने गुड्स की बात करते हैं? 2 गुड्स की। क्यों 2 गुड्स की बात करते हैं? क्योंकि 2 एक्सिस है, एक बार में आप 2 ही गुड्स को दिखा सकते हैं, 2 गुड्स से ज्यादा तो दिखाएंगे नहीं, इसलिए बजट लाइन में हमेशा 2 गुड्स की बात कही जाती है। क्लियर? बजट लाइन इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस of 2 goods which can be purchased with the given income and prices such that the price of each of these combinations is equal to the money income of the consumer। यानी यहाँ पे हो जाएगा 2। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 में एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बेटा हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? द कंज्यूमर, यानी देखो बेटा राइट साइड में मैंने आंसर के लिए बनाया, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? इसका ऑप्शन हो गया बी। एनी प्रॉब्लम? नो। क्वेश्चन नंबर 2, द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अंडर द इंडिफरेंस कर्व थ्योरी मस्ट मीट द कंडीशंस। यदि हम इंडिफरेंस कर्व थ्योरी को ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसमें कौन सा कंडीशन बेटा होता है? अब इसको भी मैं आपको समझा देता हूं। इसके लिए एक मैं डायग्राम बना रहा हूं राइट साइड में। इसका डायग्राम यहां पे हो जाएगा। ये हो गया एक्सिस वाई, ये हो गया एक्सिस एक्स, और ये हो गया गुड वाई, ये हो गया आपका गुड एक्स। जब आप इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से बात करते हो बेटा तो ये है आपका बजट लाइन होता है। बजट लाइन हो गया आपका ए बी, और इसमें इंडिफरेंस कर्व को लेते हो बेटा, एक है बेटा ये IC1 है, और एक दूसरा बेटा ये देखो IC2, और ये है IC3। तो IC2 बजट लाइन AB को ई पॉइंट पे क्या कर रहा? इंटरसेक्ट कर रहा। यानी कि जिस पॉइंट पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है इंडिफरेंस कर्व थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो वहां पर इंडिफरेंस कर्व का स्लोप ऑफ IC वह इक्वल होता है स्लोप ऑफ बजट लाइन के, स्लोप ऑफ बजट लाइन। और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को बेटा हम लोग डिनोट करते किससे? MRS XY, और बजट लाइन के स्लोप को किससे डिनोट करते हैं? PX अपॉन PY से। और ये बराबर होता है किससे? मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज के। यानी कि इसमें देखा जाए तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? पहला ए होगा। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर गुड वाई इज इक्वल टू PX अपॉन PY इज इक्वल टू मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। ये तो सही हो गया। इसको हम लोग कहते हैं नेसेसरी कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम के लिए यदि ये बात हुआ तो इसको कहा जाएगा ये नेसेसरी हो गया। भाई चलो ये तो हो गया, लेकिन इसके बाद से इसका सफिशिएंट कंडीशन भी होता है। क्या? कि जिस समय इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दोनों इक्वल होता है उस समय इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को टच करेगा और इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? तब वह सफिशिएंट कंडीशन होगा। इक्विलिब्रियम के लिए नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन दोनों का होना जरूरी है। यानी ई पॉइंट पे दोनों का स्लोप भी इक्वल है, MRS XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY भी है, और IC कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन है जहां पे ई पॉइंट पे उसने टच किया है। MRS कंटिन्यूअसली फॉल्स
मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बेटा कॉन्टिन्यूसली फॉल करते होना चाहिए। तो देखो जब ये कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन है तो वह कॉन्टिन्यूसली फॉल कर रहा है, इसलिए ये कैसा बेटा, इसका स्लोप नेगेटिव है। ए को आप इंक्रीज करते हो गुड एक्स को, तो गुड वाई को आपको डिक्रीज करना होता है। देखिए जितना आप पहले गुड एक्स को पाने के लिए सेक्रीफाई कर रहे थे, आगे जैसे जैसे आप एक्स गुड्स के कंजम्पशन को बढ़ाएंगे, रेट ऑफ सेक्रीफाइंग क्या होते जाता है, कम होते जाता है, कम होते जाता है ना। उसको कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एमआरएस बेटा क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली फॉल कर रहा है, यानी ए भी क्या हो गया, सही है। इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एट ऑल पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। बेटा नहीं, इसमें कह रहा है कि कौन सा कंडीशन, तो इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कनकेव नहीं बेटा, यहां पे होना चाहिए कन्वेक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसको बना लोगे कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। क्या होना चाहिए बेटा, कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी जहां पे इक्विलिब्रियम हो रहा है ना बेटा, ई पॉइंट पे क्या होना चाहिए, ये कन्वेक्स होना चाहिए। यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया, कन्वेक्स होना चाहिए ना, इसको बना लेना। इंडिफरेंस कर्व मस्ट कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो बेटा ई पॉइंट पे कन्वेक्स है, ओके, यानी क्या हो गया, ए बी और ये सी भी सही हो गया। तो जब तीनों सही तो क्या लिखोगे, ऑल द अबव, यानी करेक्ट आंसर इज डी। करेक्ट आंसर इज डी। क्लियर, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्प्ले कर रहा था। एट पॉइंट ऑफ सेटिटी, क्वेश्चन नंबर 3 है, एट पॉइंट ऑफ सेटिटी मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव होता है। पॉइंट ऑफ सेटिटी का मतलब हुआ क्या, पहले समझ लो, इसको भी मैं डायग्राम से समझाता हूं आपको। ये हो गया एक्सिस वाई, ये हो गया एक्सिस एक्स, यहां लिख दो बेटा यूनिट्स, यहां हो गया बेटा यूटिलिटी। यूटिलिटी जब मार्जिनल यूटिलिटी लाइन, ये देखो बेटा ये ऐसे, ये टोटल यूटिलिटी बेटा इस तरीके से होता है, इन्वर्टेड यू। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल यूटिलिटी कर्व का स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो क्या लिखो बेटा कि पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। देखो बेटा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपवर्ड बेटा इंक्रीज भी कर रहा है और यहाँ से डिमिनिश भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है। तो पॉजिटिव स्लोप भी होता है और नेगेटिव स्लोप भी होता है, और ये उसका मैक्सिमम पॉइंट है। इसको कर लेते बेटा एम। तो जो एम उसका करस्पॉन्डिंग देखोगे ना, ये क्या है, एम यू एक्सिस एक्स को एट पॉइंट ई इंटरसेक्ट करता है। तो जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी लाइन एक्सिस एक्स को इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ सेटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेटिटी, और पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अब बताओ कि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी बेटा क्या हो रहा है, जीरो हो रहा कि नेगेटिव है। एमयू इज नेगेटिव लिखा, ये गलत है। मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, पॉइंट ऑफ सेटिटी पे एमयू का वैल्यू जीरो क्यों है, क्योंकि एक्सिस एक्स को इसने क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर एमयू एक्सिस एक्स को इंटरसेक्ट करता है वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी का वैल्यू जीरो होता है, और उस सिचुएशन को कहते हैं पॉइंट ऑफ सेटिटी और पॉइंट ऑफ सैचुरेशन।
अब इसमें यदि ये पूछ लिया जाए कि स्लोप ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी लाइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, बोथ, इसको हमेशा बोलोगे एमयू का स्लोप नेगेटिव होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है। देखो बेटा ये पॉइंट से क्या है, ये कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, तो ये क्या होगा, स्लोप नेगेटिव होगा। बट ये पूछा जाए कि मार्जिनल यूटिलिटी का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जीरो होता है, नेगेटिव होता है, तो बोलोगे पॉजिटिव होता है, जीरो होता है, नेगेटिव होता है, तीनों होता है। क्यों? क्योंकि इस ई पॉइंट के पहले एमयू क्या है, पॉजिटिव है, ई पॉइंट पे क्या है, जीरो है, और एक्सिस एक्स के नीचे क्या है, नेगेटिव है। तो कहोगे कि वैल्यू ऑफ, मैं कहा ले दूटा, नहीं पे, वैल्यू ऑफ एमयू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो, तीनों होता है बेटा। लेकिन जब स्लोप पूछा जाए तो क्या होता है, नेगेटिव होता है केवल। एमयू का स्लोप नेगेटिव होता है, टीयू का स्लोप पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। टीयू का वैल्यू क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। वैल्यू ऑफ टीयू क्या होता है, हमेशा ये पॉजिटिव होगा बेटा, है ना, क्योंकि ये एक्सिस एक्स के ऊपर ही है ना, तो हमेशा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, कभी जीरो भी नहीं होगा। ओके, करेक्ट आंसर बेटा एमयू इज राइजिंग, जी नहीं, एमयू राइज करेगा ही नहीं। एमयू इज मैक्सिमम, जी नहीं, क्योंकि मैक्सिमम पहले यूनिट के लिए, उसके बाद तो क्या होता है, वो घटते जाता है ना, वही इसका बिगिनिंग है, ए पॉइंट ही इसका बिगिनिंग होता है। तो एट पॉइंट ऑफ सेटिटी एमयू इज जीरो, करेक्ट आंसर इज बी। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखो 4 आ गया, द स्लोप ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी लाइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव, कांस्टेंट, ऑल द अबव, जी नहीं, स्लोप ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा नेगेटिव होता है, यानी कि ए आंसर इसका करेक्ट है। ओके, एनी प्रॉब्लम? यहीं पे ये लिखा होता है कि वैल्यू ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, और यहाँ कांस्टेंट जगह पर जीरो लिखा होता है तो हो जाता ऑल द अबव होता है, ठीक ना। हमेशा बेटा क्वेश्चन को समझो, ऑप्शन को देखो, तब उसको ध्यान से लगाना, जल्दीबाजी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5, सपोज मुन्नू कंज्यूम्स बर्गर एंड गार्लिक ब्रेड, which of the following bundle of burger and garlic bread will मुन्नू choose if he monotonic preferences? अब बात आती है बेटा सबसे पहला कि भाई मोनोटोनिक प्रेफरेंस किसको कहते हैं, मोनोटोनिक प्रेफरेंस किसको कहते हैं। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब होता है बेटा, इसमें पहले ऑप्शन पहले देख लो, बंडल ए 5-7, बंडल बी 4-7, बंडल सी 5-6, बंडल डी 8-3। जब इसके मीनिंग को बेटा समझोगे तब समझ जाओगे कि इसमें से क्या होगा, मोनोटोनिक प्रेफरेंस किसको कहते हैं। मोनोटोनिक प्रेफरेंस मींस दैट रेशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रिफर्स more of a good as it offers the consumer at higher level of satisfaction. A consumer may have different preference sets corresponding to the different level of income. यानी कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब होता है कि रेशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रिफर्स मोर ऑफ अ गुड एज इट ऑफर द कंज्यूमर हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जैसे बंडल ए है तो बंडल ए में एक है गुड एक्स और एक है गुड वाई। अब आपको देखना है कि जब कंज्यूमर के सामने गुड एक्स बंडल है तो उसमें एक्स भी होगा और वाई भी होगा, दोनों का सम क्वांटिटी ज्यादा कहां पे है, 5+7 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 होगा। 4+7 करें तो कितना होगा, 11 होगा। 5 और 6 करें तो 11 होगा। 8 और 3 करें तो 11 होगा। तो दोनों का सम किसका ज्यादा है बेटा, बंडल ए का है ना। तो रेशनल कंज्यूमर क्या करेगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको तब मिलेगा जब देखेगा कि इस तरीके के बंडल हैं तो वह चूज करेगा कि कौन सा ऐसा बंडल है जिसमें एक्स और वाई दोनों को ऐड करें तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो रही है इन कंपैरिजन ऑफ अदर बंडल्स। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए। सपोज मुन्नू कंज्यूम्स बर्गर एंड गार्लिक ब्रेड, ठीक है, which of the following bundle burger and garlic bread will Munnu choose if he monotonic preferences?
तो ये देखोगे जो ऑप्शन दिया रहेगा, जो बंडल्स दिए गए हैं उसमें गुड एक्स भी होता है, गुड वाई भी होता है, और दोनों की कुछ क्वांटिटी दी गई होती है। तो दोनों की क्वांटिटी को ऐड करते हैं, जो दोनों को ऐड करने पे इसका वैल्यू क्या हो जाए बेटा, क्या हो जाए, जिसका ज्यादा होगा वही बंडल करने में उसको प्रेफर करेगा। यानी देखो 11 यानी इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, जब 12 है तो 11 पे क्यों जाएगा, जब उसके सामने बेटर ऑप्शन मिल गया तो वह क्यों खराब वाले को ऑप्शन को चूज करेगा, नहीं करेगा ना। ओके, अब बेटा इसके बाद से चलते हैं हम लोग, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। ठीक, अब हम लोग के सामने बेटा एक दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 6 नंबर पे कि विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसेन, विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसेन। अब इसमें ए कह रहा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, तो पहले दिमाग में आएगा भाई गॉसेन का संबंध यूटिलिटी से था, हमेशा बेटा जो नहीं उसको पहले छांट दिया जाता है, जो न हो ऑप्शन पहले उसको देखो। तो कैसे समझोगे, जब ए बी सी डी जो 4 ऑप्शन दिए गए उसको चारों को पहले पढ़ लो। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन लग रहा है यूटिलिटी है तो ये तो इससे होना चाहिए, लॉ ऑफ डिफरेंशियल मार्जिन यूटिलिटी ये भी लग रहा होना चाहिए, लॉ ऑफ डिमांड, भाई डिमांड का संबंध गॉसेन से है नहीं, सप्लाई का संबंध है नहीं, यानी कि सी और डी ऑप्शन क्या हो गया, खत्म। अब बेटा आप आगे 50-50 पे, क्योंकि डी ऑप्शन तो दिया नहीं, ऑल द अबव है नहीं, नन ऑफ दीज है नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, अब जो गेम है वह 50-50 पे आकर के रुक गया। 50-50 सुनते हो ना, केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन सर बोलते हैं भाई 50-50 ऑप्शन है, आपके सामने भी 50-50 ऑप्शन है, क्या, ए और बी। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी क्या है और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, अब इस पे हम लोग चलते हैं। पहले तो जाने कि गॉसेन, गॉसेन साहब का पूरा नाम है H.H. गॉसेन, शॉर्ट में कहते हैं H.H. गॉसेन, क्या बेटा, H.H. गॉसेन, और इनका पूरा नाम है बेटा, ये जर्मन इकोनॉमिस्ट हैं, कौन कैसे इकोनॉमिस्ट है ये जर्मन इकोनॉमिस्ट हैं, और इनका नाम है H.H. गॉसेन। H.H. गॉसेन का मतलब हुआ, पूरा नाम यदि बोला जाए तो हरमन हेनरिच गॉसेन, लिखते हैं H.H. गॉसेन, पहले ये जानो H.H. गॉसेन, पूरा नाम HERMANN हरमन, HEINRICH गॉसेन, हेनरिच गॉसेन। ठीक है, ये जर्मन इकोनॉमिस्ट हैं, इनको शॉर्ट में H.H. गॉसेन के नाम से हम लोग जानते हैं, और शॉर्ट कर देते हैं तो गॉसेन के नाम से जानते हैं। क्लियर, ये जर्मन इकोनॉमिस्ट हैं हरमन हेनरिच गॉसेन। इन्होंने सबसे पहला जो लॉ दिया वह यूटिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो इनका एक्सप्लेनेशन था वह लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में था। किसके कॉन्टेक्स्ट में था बेटा, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बेटा था। क्या था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था। यानी कि H.H. गॉसेन का जो फर्स्ट लॉ है वह क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी दोनों से है, बट लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये गॉसेन का सेकेंड लॉ है बेटा। क्या है, ये सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी गॉसेन का ये सेकेंड लॉ है। लेकिन जब आपसे पूछा गया फर्स्ट लॉ और यहीं पे दे देता बेटा ना बोथ ए एंड बी, तो हम लोग गलत कर जाते हैं, लगता है कि भाई दोनों है, सुना हुआ है गॉसेन में, नहीं, यहाँ फर्स्ट लॉ का है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बेटा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब आता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, पहले इसको बेटा जानोगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट क्या, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफ अ कमोडिटी डिमिनिशेस। जब आप एक गुड्स को कंटिन्यूसली कंज्यूम करते जाते हो,
उससे मिलने वाला एडिशनल सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी वह घटती जाती है बेटा, क्या होती है, वह कम होती जाती है। टू पुट इट सिंपली, इवन द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ द वर्ल्ड और द स्वीटेस्ट म्यूजिक कैन मेक यू फील बोर्ड आफ्टर सर्टेन स्टेज। भाई उसी को बार बार देखते रहो तो मन क्या होता है, उब जाता है ना। The law further states that when an individual consumes more of a commodity, the total utility increases at a decreasing rate. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करता है इस रेट से, एट अ डिमिनिशिंग रेट। However, after certain stage, the total utility also start decreasing and marginal utility becomes negative. जब टोटल यूटिलिटी घटना स्टार्ट करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। दिस मीन्स दैट द इंडिविजुअल डज नॉट नीड द कमोडिटी फर्दर। जब उसकी यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है तो वह उसको कंज्यूम करना नहीं चाहता है। ओके, तो गॉसन का पहला जो लॉ है जिसको हम लोग साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन के नाम से भी जानते हैं, और बेसिक जो इनका है लॉ ऑफ गॉसेंस, फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसेन, वह लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को बताता है। क्लियर? लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी, ये गॉसन का सेकंड लॉ बेटा, क्या है, ये गॉसन का सेकंड लॉ है। अब गॉसन का सेकंड लॉ क्या कहता है बेटा, ये भी जान लो। अब चूंकि यहाँ बात आई है इसको हम लोग जान ले, क्यों इसको हम लोग बाद के लिए छोड़ते हैं। गॉसन का सेकंड लॉ भी भाई नाम तो वही है, एच एच गॉसन, ठीक है। तो गॉसन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि दैट कंज्यूमर विल एलोकेट हिज हर expenditures such that the ratio of marginal utility of each good or service to its price is equal to that for every other good or services. This is called law of equimarginal utility. यानी गॉसिन का सेकेंड लॉ लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। यानी कि MUX अपॉन ऐसे बना होता है बेटा PX, MUX इज इक्वल टू क्या लिखते हो बेटा, PX इज इक्वल टू MUY अपॉन लिखते हो ना PY। यानी कि ये और ये किसके बराबर बेटा, ये मनी इनकम के बराबर है ना। क्या बोलते हैं, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू दिस, यानी कि इससे मिलने वाला जो यूटिलिटी है वह गुड Y के भी बराबर है, और इसमें मान लिया गया है ना ये दोनों इक्वल बेटा। इसमें क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ये गॉसन का सेकंड लॉ है, और गॉसन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को बताता है। किसको, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, अब हम लोग बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटिलिटी। इसमें से यूटिलिटी का कौन सा फीचर है। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, यूटिलिटी सब्जेक्टिव होता है, यस। यूटिलिटी इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट, ये लर्न करने वाली चीज है। यूटिलिटी इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है। यूटिलिटी इज साइकोलॉजिकल फिनोमिना, भाई किसी गुड्स के अंदर वैल्यू है, हम लोग पहले क्या करते सोचते हैं ना, जब आप मैंगो देखते हो येलो कलर उसका दिखता है तो आप क्या सोचते हो कि आम बहुत मीठा होगा, तो आपने पहले उसके बारे में सोचा कि बहुत मीठा अच्छा होगा। ये साइकोलॉजिकल बेटा, क्या है, साइकोलॉजिकल। तो इसमें बेटा जब लग रहा है कि तीनों सही है तो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। क्या होगा बेटा, डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये थियरेटिकल, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आता है इफ क्वेश्चन नंबर 8, इफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कांस्टेंट थ्रू आउट द इंडिफरेंस कर्व विल बी। यदि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट है, यानी एमआरएस क्या बेटा, ये कांस्टेंट हो, जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बेटा डिक्रीज करता है
तो इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है। और जब ये कह दिया कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बेटा क्या है, कांस्टेंट, तो क्या होगा, ठीक ना। तो कांस्टेंट के केस में क्या हो जाएगा, आईसी ये इस तरीके से होता ना, आईसी कैसा होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा, इस तरीके से होगा ना, तो इसको कहते हैं। और ये कब होता है, जब दो गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं। जब दो गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं, इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन होता है, और उस केस में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बेटा क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। ओके, यानी क्या हो जाएगा इसमें, इफ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कांस्टेंट थ्रू आउट, द इंडिफरेंस कर्व विल बी पैरेलल टू एक्सिस वाई। देखो बेटा है नहीं है ना, ये गलत है। पैरेलल टू, सॉरी पैरेलल टू एक्सिस एक्स है, गलत है। पैरेलल टू वाई, ये भी गलत है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, कन्वेक्स है जी नहीं। डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, यस करेक्ट आंसर इज डी, है ना। लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है, इसका स्लोप नेगेटिव तो होगा बट स्ट्रेट लाइन होगा। आईसी का भी स्लोप नेगेटिव होता और यहाँ पे भी नेगेटिव, बट ये स्ट्रेट लाइन है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विल होल्ड गुड इफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर, क्या भाई इसमें क्या माना गया है, एजम्पशन अभी ये इसके पहले पढ़े थे, उसमें माना गया कि कंज्यूमर की इनकम क्या होगी, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, कि कांस्टेंट होगी, या इधर ए और बी, या इंक्रीज करे या तो डिक्रीज करे। अभी इसके पहले मैंने बताया एक क्वेश्चन था, उसमें क्या था, उसमें क्या देखा बेटा कि कंज्यूमर की मनी इनकम बेटा कांस्टेंट होनी चाहिए। यदि उसकी इनकम बढ़ जाएगी या घट जाएगी, तब तो वो सोचेगा ना कि भाई इनकम बढ़ गई, इसको छोड़ो दूसरा गुड्स लो, इनकम घट गई उसको छोड़कर दूसरे गुड्स पे चला जाएगा। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विल होल्ड गुड इफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज कांस्टेंट। करेक्ट आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन लॉ ऑफ डिमांड। उसमें केस पढ़ा था बेटा कि लॉ ऑफ डीएमयू डिपेंड करता किस पे, लॉ ऑफ डिमांड पे। लॉ ऑफ डिमांड डिपेंड करता किस पे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे करता है। देखो एक साथ एक और आपको एक पे एक ऑफर मिल गया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड आल्सो डिपेंड्स ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कॉजेज ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर जब पढ़ रहे थे, वहां देखो बेटा ये था, फर्स्ट पॉइंट ही था लॉ ऑफ डी एंड यू, लॉ ऑफ सप्लाई जी नहीं। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये गॉसेन का सेकंड लॉ है, और गॉसेन का फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन बेटा क्या है, लॉ ऑफ डीएमयू। ये नहीं कह रहा कि इसको किस नाम से जानते हैं, कह रहा डिपेंड करता किस पे, तो लॉ ऑफ डिमांड पे करता है, ठीक ना। ये हो जाए बेटा ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। कोई दिक्कत बेटा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन बेटा क्या कहता है, इसको समझना। The law of diminishing marginal utility based on which assumption? Law of diminishing marginal utility based on which assumption? बेटा देखो लिखा which assumption, तो assumption बेटा क्या क्या है। पहला assumption है utility is measurable by cardinal numbers, यहां लिखा बेटा ordinal numbers। Law of diminishing marginal utility बेटा क्या है, ये कार्डिनल अप्रोच पे बेटा है, बेस्ड है, न कि ऑर्डिनल पे। ऑर्डिनल नंबर तो होगा ही नहीं, यहाँ क्या होता, कार्डिनल होता तो सही होता, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। या पूछा विच एजम्पशन और एजम्पशंस, है ना, तो यहाँ भाई जब एक बेटा गलत है, हो सकता है दो हो, एजम्पशंस हो जाएगा, और एक होगा तो केवल एजम्पशन होगा। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी नॉट रिमेन कांस्टेंट, जबकि माना गया है कि मनी की मार्जिनल यूटिलिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ये भी नॉट लिख दिया तो क्या हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, ये है ना कि मनी की मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। भाई इसका ओरिजिनेशन क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि द यूटिलिटी फ्रॉम एनी कमोडिटी डिपेंड्स ओनली ऑन द कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी। ठीक है, तो वह इसमें दिया नहीं है। The commodity is
इनफाइनाइटली डिविजिबल इनटू ए स्मॉलर यूनिट, ये होता है कि द कमोडिटी इज इनफाइनाइटली डिविजिबल इनटू ए स्मॉलर यूनिट, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है। और यहाँ नीचे लिखा बेटा डी, ऑल द अबव लिखा हुआ, तो ऑल द अबव तो होगा नहीं, क्योंकि जब ए गलत हो गया बी गलत हो गया, ठीक है। और यहाँ नीचे लिखता नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज है नहीं, ऑल द अबव है, तो क्या हो जाएगा भाई, ये सी सही है, नन ऑफ दीज होने का कोई मतलब है नहीं, करेक्ट आंसर इज सी। क्या हो जाएगा बेटा, सी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लिए क्या एजम्पशन है बेटा, किस एजम्पशन बेस्ड है, तो पहला इसका एजम्पशन यही होता है कि कंज्यूमर शुड बी रेशनल, पहला तो जान लो बेटा ये है कि कंज्यूमर इसमें कैसा होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए कि यूटिलिटी इज मेजरेबल इन कार्डिनल नंबर्स नॉट ऑर्डिनल नंबर्स। और क्या होना चाहिए बेटा इसका कि द कमोडिटी इज इनफाइनाइटली डिविजिबल इनटू ए स्मॉलर यूनिट्स, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। फिर क्या होता है कि मनी की मार्जिनल यूटिलिटीज में कांस्टेंट होती है, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट, अल्फ्रेड मार्शल ने माना था। द यूटिलिटी फ्रॉम एनी कमोडिटी डिपेंड्स ओनली ऑन द कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी, ओके। एंड बताया आपको कि कंज्यूमर बेटा रेशनल होगा, तो जो भी उसके द्वारा डिसीजन होगा वो कैसा होगा, वह रेशनल होगा। भाई रेशनल का मतलब जो सोच के समझ सके क्या अच्छा और क्या बुरा है, ठीक ना, उसको रेशनल कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ बेटा हम लोगों ने 11 क्वेश्चन देखे। अब हम लोग चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर बेटा 12, which one is not an assumption of the law of equimarginal utility। इसमें कह रहा है कि कौन सा एक एजम्पशन लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी के लिए नहीं है, ठीक है। तो पहला बेटा ऑप्शन यहां दे रहा कि द कंज्यूमर स्पेंड हिज गिवन मनी इनकम। पहला ऑप्शन बेटा क्या है कि कारण नहीं है, नॉट बेटा वर्ड, ध्यान देना यही गलती होती है ना। एक मिनट इसको मैं नीचे कर देता हूं, यहां है which one is not बेटा ना एन एजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, कौन सा इसमें एक एजम्पशन नहीं है। तो इसके एजम्पशन की जब बात करते हैं तो बेटा पहला है यूटिलिटी इज कार्डिनली मेजरेबल। यूटिलिटी को आप बेटा क्या करते हो, मेजर कर सकते हो, किस फॉर्म में, कार्डिनल फॉर्म में, ठीक। आगे क्या है इसका एजम्पशन कि द कंज्यूमर स्पेंड हिज गिवन मनी इनकम फॉर परचेजिंग टू और मोर कमोडिटी, आप दो या दो से ज्यादा पे भी आप उसको स्पेंड कर सकते हैं। ईच कमोडिटी इज इनफाइनाइटली डिविजिबल होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट होता है, अभी हमने बताया। यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन द कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी, ये भी होता है। तो कंज्यूमर स्पेंड हिज गिवन मनी इनकम फॉर परचेजिंग ओनली, परचेजिंग ओनली, इसमें बेटा कह रहा कि विच नॉट एजम्पशन, इसमें बेटा उसमें नहीं दिया हुआ, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए, क्या हो जाएगा बेटा, द कंज्यूमर स्पेंड हिज गिवन मनी इनकम फॉर परचेजिंग, ठीक ना, ओके। करेक्ट आंसर बेटा ए। आप परचेजिंग के साथ बेटा क्या सोचते हैं, ये देखेंगे ना कि उससे मिलने वाला जो यूटिलिटी है गुड एक्स का गुड वाई का, केवल खरीद लोगे कि आप उसको कंपेयर करोगे, करोगे ना कि गुड एक्स से मिलने वाला यूटिलिटी जो हमने प्राइस पे किया है उसके बराबर है, गुड वाई से किया है आप उसके बराबर देखते हो, ठीक ना। ये है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, the relative price of good X fall in terms of good Y and the consumer purchases more of good Y, good X and less of good Y, this shows, बेटा क्या कहते हैं इसको, प्राइस इफेक्ट नहीं बेटा, जब दो गुड्स की बात हो रही है तो उसमें क्या होता है, वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। तो करेक्ट आंसर बेटा
ये लर्न करने वाली चीज है, इसको लिख लो। यानी कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बेटा कि जब दो गुड्स दिया हुआ बेटा एक्स और वाई है, क्या दिया बेटा? एक्स है और वाई है, और दोनों में क्या दिखा रहा है? द रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल इन टर्म्स ऑफ गुड वाई, है ना? भाई एक को छोड़ोगे दूसरे को क्या करोगे? उसको आप परचेज करते हो, उसको कंज्यूम करते हो, लेते हो ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द इकोनॉमिस्ट हु मेड द assumption of cardinal measurability of utility belong to the, भाई कार्डिनल की बात कर रहा है, तो अब तुरंत हम लोग देखेंगे क्या भाई कार्डिनल की बात किसने किया था? कार्डिनल यूटिलिटी की बात किसने किया था? अल्फ्रेड मार्शल ने किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड मार्शल ने किया था। अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं? यूटिलिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं नंबर के फॉर्म में। किस फॉर्म में कर सकते हैं बेटा? नंबर के फॉर्म में उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए मैंने बताया था एक टेक्निक। ओह सीएम साहब आपने कमाल कर दिया, ओह सीएम साहब आपने कमाल कर दिया, आपने, ये याद करने का एक टेक्निक है, कमाल कर दिया। क्या कमाल किया भाई? दो क्वेश्चन का आंसर इसमें छिपा हुआ है। ओ का मतलब होता है ऑर्डिनल, ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी। एच का मतलब होता है हिक्स, जे आर हिक्स। सी का मतलब होता है कार्डिनल, और एम का मतलब होता है मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, तो यहां देखो तो लिखा है द क्लास इकोनॉमिस्ट हु मेड द एजम्पशन ऑफ कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी। जब कार्डिनल का मतलब हो गया बेटा तो कार्डिनलिस्ट स्कूल होगा ही होगा, ये तो सही है। अब हम सी पे सीधे चले जाएंगे, लेकिन इसके साथ ये भी देखना कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी दिया किसने? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। और अल्फ्रेड मार्शल का जो ग्रुप है उसको हम लोग कहते हैं नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं। यानी कि अल्फ्रेड मार्शल किस ग्रुप से रिलेटेड है? वो नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स स्कूल से रिलेटेड है। यानी क्या हो गया इसमें? बी ऑप्शन भी सही है और सी भी सही है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बेटा यहाँ पे क्या है? सही है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब इसके बाद से बेटा आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 चलो देखते हैं। उसके पहले एक चीज बता दें आपको कि बच्चे लोग पूछ रहे हैं कि सर कौन सी बुक हम लोग को प्रैक्टिस के लिए लेनी चाहिए जिसमें क्वेश्चन ज्यादा दिए गए हों। तो जो मैं समझ पाया बेटा कि जो भी सैंपल पेपर्स हैं आईएससी बोर्ड के छात्रों के लिए, तो आप इसमें से ओसवाल गुरुकुल जो टाइटल से OSWAL टाइटल से जो बुक पब्लिश हुई है, ये MCQ पूरा दिया हुआ है इसमें। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए बेटा। यदि आप इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना? तो आप ये बुक जो मैंने इसका रिव्यू किया है, मैंने पाया कि पिछले साल भी मैंने देखा था कि इससे क्वेश्चंस अच्छे खासे आपको मिलते हैं। आप इसको पढ़ लिया तो बहुत अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। और MCQ के लिए तो समझो कि इससे बेटर कोई बुक नहीं है, तो आप इसको ले लीजिए। मैंने इसलिए इसको डिस्प्ले किया क्योंकि टेलीग्राम पे ही बच्चे लोग पूछते हैं और फोन करके भी सर कौन सी बुक हम लें, तो आप इसको परचेज कर लीजिए। इसमें आपको जो क्वेश्चंस हैं वह स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर बेटा 15 पे हम लोग चलते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी। अभी इसके पहले मैंने बताया था बेटा ऑर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट किसने दिया? जब ऑर्डिनल की बात आती है बेटा तो किसने दिया ऑर्डिनल? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। भाई ऑर्डिनल किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। हमने बताया ना ओह सीएम साहब आपने कमाल कर दिया, ओ का मतलब ऑर्डिनल। ठीक है, ऑर्डिनल किसने दिया? OH, एच का मतलब हिग्स है ना? तो JR हिग्स इसमें मेन है और इनके साथ थे कौन? RGD एलन।
तो यदि आपको कहीं न भी मिले आरजीडीएलएन तो आप समझेंगे जेआर हिक्स, और जेआर हिक्स आरजीडीएलएन है, तो आप करेक्ट करें किसको, सी को। ओके, तो अभी मैंने बताया, इसलिए इसमें बहुत डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन शोज ऑन। अभी मुझे लगता है कि पहला क्वेश्चन नहीं, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था जहां पे मैंने इसको डिस्कस किया था। पॉइंट ऑफ सैटिटी, पॉइंट ऑफ सैटिटी को ही पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहते हैं, और वो कहाँ होता है, एक्सिस एक्स पे होता है, एक्सिस वाई पे एमयू टी क्या होता है, तो एक्सिस एक्स पे ये पाया जाता है बेटा, जहां पे एमयू लाइन एक्सिस एक्स को इंटरसेक्ट करता है, जहां पे एमयू का वैल्यू 0 होता है उसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। अब एमयू इज इक्वल टू 0, और एमयू 0 कहाँ होता है, जहां पे एमयू एक्सिस एक्स को इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट करता है ना बेटा। तो इसको बेटा क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, यानी पॉइंट ऑफ सैचुरेशन शोज ऑन एक्सिस एक्स, जहां पे एमयू लाइन एक्सिस एक्स को इंटरसेक्ट करता है, तो करेक्ट आंसर इज ए है। क्वेश्चन नंबर 17, एन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस बेस्ड ऑन, इंडिफरेंस कर्व किस पे बेस्ड है बेटा, कार्डिनल नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी जो है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो कार्डिनल अप्रोच पर बेस्ड है, जबकि इंडिफरेंस कर्व किस पे है, ऑर्डिनल पे बेटा, किस पे है, ऑर्डिनल। करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 18, द नेसेसरी कंडीशन फॉर द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। मुझे लग रहा है कि ये एक चीज मैंने पहले बताया हुआ आपको, नेसेसरी कंडीशन और एक होता है सफिशिएंट कंडीशन। जब नेसेसरी कंडीशन कहा जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है, तो होता बेटा इसमें एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई होता है। इन नेसेसरी कंडीशन को कहते हैं, क्या कहते हैं, नेसेसरी कंडीशन एनसी। और एक होता है सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है, ये कहां होगा बेटा, जहां पे स्लोप ऑफ बजट लाइन और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व दोनों इक्वल होता है, यानी इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को टेंजेंट करता है, इंटरसेक्ट नहीं करता, टेंजेंट करता है, टच करता है, ठीक ना। तो जहां पे इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को टेंजेंट करता है, टच करता है, उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ आईसी, ये है बेटा स्लोप ऑफ आईसी, और ये है बेटा स्लोप ऑफ बजट लाइन, है ना, दोनों इक्वल होता है। तो ये तो एक कंडीशन हो गया, तो इसको कहते हैं नेसेसरी कंडीशन। और सफिशिएंट कंडीशन क्या होगा, कि जिस पॉइंट पर ये उसको टेंजेंट करता है वहां पे आईसी कैसा होना चाहिए, वो कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होना चाहिए। तो जो कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, उसको कहते हैं सफिशिएंट कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सफिशिएंट कंडीशन। तो इसमें बेटा क्या लिखा है, एम आर एस एक्स वाई पी एक्स अपॉन पी वाई, और यहाँ ये क्या है, नेसेसरी कंडीशन है। करेक्ट आंसर इज ए। लेकिन आगे क्या कहते हैं वो भी देखते हैं, एम आर एस एक्स वाई शुड बी डिक्रीजिंग, बेटा ये घटेगा, डिमिनिश करेगा, ठीक ना। उसकी बात तो हमने किया नहीं, डिक्रीज करता, इसका मतलब क्या होता, कन्वेक्स होता। क्या लिखा, एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट आईसी शुड बी कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये जो बेटा, और ये जो बी ऑप्शन है और सी ऑप्शन है, ये क्या है, उसका सफिशिएंट कंडीशन है। अब पूछा क्या है, नेसेसरी कंडीशन। यहाँ पे लिखा बोथ ए एंड सी, जी नहीं भाई, ए एंड सी तो होगा ही नहीं, क्यों, जब इक्विलिब्रियम के लिए पूछता तो होता है, यहाँ लिख रहा है नेसेसरी कंडीशन केवल पूछ रहा है। नेसेसरी कंडीशन क्या होगा, एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। लेकिन यही क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए कि द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज, तो क्या हो जाएगा, तब एम आर एस एक्स वाई नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा, एम आर एस एक्स वाई शुड बी डिक्रीजिंग। यदि ये घटता होना चाहिए, इसका मतलब कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होगा। और सी, एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट आईसी शुड बी कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, है ना, ये है। तो याद रखना, सफिशिएंट कंडीशन कहेगा तो ये चल सकता है, लेकिन चलाना नहीं है, आपको एग्जैक्ट आंसर देना है। तो सफिशिएंट कंडीशन बोलोगे एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी कि जहां पर इक्विलिब्रियम हो रहा है, बजट लाइन को आईसी टेंजेंट कर रहा है, वहां पे कन्वेक्स होना चाहिए, ठीक ना, और इधर उधर नहीं, उसी पॉइंट पे होना चाहिए। तो केवल यही कंडीशन क्या होता है, सफिशिएंट होता है ना। जैसा बेटा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसका आंसर दीजिएगा। क्लियर, जल्दीबाजी नहीं करना। अब बेटा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे।
क्वेश्चन 19 क्या है? हाउ इज मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम टोटल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी को डिराइव करना किससे? टोटल यूटिलिटी से। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? इसके लिए बेटा जो फॉर्मूला यूज करते हैं मैं आपको बता दूं, एम यू एन इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1, ये होता है। एक फॉर्मूला ये है। फिर एम यू एन इज इक्वल टू डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा एन, ये भी होता है। अब ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है ये कब यूज करते हैं और सेकेंड फॉर्मूला को कब यूज करते हैं? जिस यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड करना है उसका यदि टोटल यूटिलिटी जो भी होगा उस यूनिट का प्रेडिसेसर दिया हो, उस यूनिट का प्रेडिसेसर दिया हो, तो आप एम यू एन इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1 यूज कर लेंगे। लेकिन जिस यूनिट का प्रेडिसेसर नहीं दिया है और उसका मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड करना है, तो आपको ये अल्टरनेटिव जो फार्मूला, अल्टरनेट फार्मूला, इसको यूज करना है। अल्टरनेट फार्मूला को आप दोनों केस में यूज कर सकते हैं, यदि उसका प्रेडिसेसर दिया है तब भी और प्रेडिसेसर नहीं दिया तब भी, जंप किया तब भी और यदि वो सीक्वेंस में तब भी, दोनों में काम कर जाएगा। बट फर्स्ट फार्मूला केवल तभी काम करेगा जब उसका प्रेडिसेसर दिया हो। अब देखो ऑप्शन में बेटा क्या, एम यू एन इज इक्वल टू टी यू एन प्लस प्लस तो होगा नहीं बेटा, इसलिए क्या हो गया यहीं पे गलत। एम यू एन इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1 दिया, यानी कि फर्स्ट वाला देखो ये सही है। फिर क्या करता, एम यू एन इज इक्वल टू डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा एन, यानी ये भी सही है। ठीक, यहां लिखा बेटा क्या, बोथ ए एंड बी। बेटा बोथ ए एंड बी नहीं है, बल्कि क्या होगा ये बोथ बी एंड सी होगा ना, तो सी कर लो बेटा ना, बोथ सी एंड बी, यानी बी और सी दोनों इसमें सही है ना। ये टाइपिंग एरर था, इसको सही कर लेंगे आप, ठीक है ना। इसको बी एंड सी कर लीजिए, या सी एंड बी बात देखिए, यानी कि बी भी सही है और सी भी सही है ना। इसमें पूछा कि किससे कर सकते हैं, ये पूछता कौन सा किससे नहीं कर सकते, तब ए हो जाता है ना, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। एट द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होगा? अब इसमें ऑप्शन देखोगे, स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, ये होता है, अभी मैंने बताया इसके पहले वाले क्वेश्चन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। लेकिन मैं नहीं करो कि यहीं पर तुरंत उसको टिक कर दो, पहले आगे भी देखो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है। सोचो, जब आप एम आर एस एक्स वाई लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है कि एक्स को आप गेन करते हैं, तो जिसको गेन करते हैं इसको कहां लिखते हैं, डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स लिखते हैं बेटा ना। और जो वाई है, जो बाद वाला लेटर होता है, इसको हम न्यूमिनेटर लिखते हैं, इसका मतलब आप इसको सेक्रीफाई करते हैं, डेल्टा वाई हो गया। क्लियर? एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये होता बेटा ना। और बराबर बेटा किसके है, पी एक्स अपॉन पी वाई के। जो पी एक्स अपॉन पी वाई होता है क्या होता है, ये स्लोप ऑफ बजट लाइन को शो करता है। ठीक है, यानी स्लोप ऑफ आईसी एम आर एस एक्स वाई ये बराबर होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के। यस बेटा, ये भी सही है। फिर बेटा क्या होता है, आप इस पॉइंट पर देखते हैं, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स ये बराबर होता है एम यू वाई अपॉन पी वाई के, और इसको ट्रांसपोज कर दोगे तो बन जाएगा क्या, एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई इज इक्वल टू, ये पी एक्स यहां चला जाएगा तो पी एक्स अपॉन पी वाई। देखो बेटा ये सी ऑप्शन भी है, तो क्या लिखोगे, ऑल द अबव, ऑल द अबव। करेक्ट आंसर इज डी, करेक्ट आंसर इज डी। आज मैंने आप लोग को ये 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया। आई होप बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कुछ नया नया कॉन्सेप्ट सुनने के लिए, समझने के लिए मजबूर किया होगा। कुछ वहां पे आपने अपने दिमाग पे जोर लगाया होगा, आपने सीखा। हमारा पर्पज होता बेटा कि क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्ट न दे करके, बल्कि उस क्वेश्चन के एक्सप्रेशन को भी बताया जाए, और यदि दूसरा ऑप्शन भी यदि उससे रिलेटेड है तो उसको भी बताया जाए कि ये कब होगा और ये कब नहीं होगा। ठीक है,
तो आज 20 क्वेश्चन ये रहा, है ना। आप इस पे ध्यान दीजिए। इतना क्वेश्चन यदि आपने किया, और इसके पहले भी मैंने एक वीडियो आप लोग को एमसीक्यू दिया हुआ था, तो आप उसको भी, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आपका कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो कहीं मिस होगा। ठीक है, तो अब बेटा हम लोग बात करते हैं। इसके बाद जो हम वीडियो आप लोग को बेटा प्रेजेंट करेंगे वह प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा। किससे होगा? प्रोडक्शन से। आज बस इतना ही। थैंक्स जो आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं। और ऐसा भी मैं देखता बेटा कि आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो देख लेते हैं, और आई थिंक आप लोग भूल जाते हैं कि आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो एक बार चेक कर लीजिए कि जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब ना किया हो, आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप लोग का स्ट्रेंथ हमारे लिए क्या है। आप लोग बेटा जितना ही संख्या में रहोगे, मेरे लिए एक मनोबल बढ़ता है। आप जितना हमसे क्वेश्चन पूछते हो, मेरा भी बेटा मनोबल बढ़ता है कि हाँ आप लोग चाहते हो। आप एक की दिक्कत भी होती है तो मैं आप लोग के लिए बेटा हमेशा तैयार हूं। ठीक है, तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। उससे लगता है कि हाँ इतने लोग, मैं ऐसा भी देखता हूँ बेटा कि हजारों की संख्या में लोगों ने देखा, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं किए, भूल गए। ठीक है, क्योंकि देखा और दिमाग पे नहीं था कि मुझे सब्सक्राइब करना है। वो कोई बात नहीं, आप अब से भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी संख्या बल को ही हम देखते हुए यहाँ पे नए नए व्यू भी लाते हैं और मेरा भी मनोबल बढ़ता है। लेकिन यदि उसमें कोई एक छात्र भी अपनी समस्या को मेरे सामने प्रेजेंट करता है तो मैं उसको बेटा इग्नोर नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा पर्पज है इकोनॉमिक्स का ज्ञान एक को भी यदि हमसे प्राप्त हुआ और उससे उसको लाभ मिला तो मेरा मेहनत सफल होगा। ठीक है, लेकिन जब आप एक झुंड में होंगे, एक समूह में होंगे, एक लार्ज नंबर में हो हमारे साथ जुड़ेंगे, और बेटा हमारी ताकत बढ़ेगी। ओके, तो अगले वीडियो के लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं आपको अगला वीडियो बहुत ही जल्दी, ठीक है, आपको अवेलेबल कराऊंगा। और अगला वीडियो जो बेस्ड होगा वह प्रोडक्शन पे होगा, थियरी ऑफ प्रोडक्शन पे होगा, जो एमसीक्यू के लिए होगा। एक्सप्रेशन नहीं है, वह एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, वह मैं आपको प्रेजेंट करूंगा। ओके, आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। ठीक है, बिल्कुल लापरवाही नहीं। एक एक नंबर के लिए आप लोग को जूझना है, संघर्ष करना है, क्योंकि 1 मार्क्स से आपका कहीं एडमिशन रुक सकता है, कहीं आपका सिलेक्शन रुक सकता है। क्योंकि बेटा आज मैं आपके सामने बैठा हूं, 2012 में मेरा सिलेक्शन लेक्चरर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से हो रहा था, और वहां पे 1 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन बेटा रुक गया था। 178 मेरा कट ऑफ था, मेरा मार्क्स था 179 कट ऑफ आया था। यदि 1 मार्क्स मेरा होता बेटा तो आज मुझे 9 इयर्स जॉब करते हुए होता, गवर्नमेंट जॉब में होते। कोई बात नहीं, उसका मुझे थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है। क्यों? चलो जो हो गया हो गया। आज मैं आप लोग के बीच हूं। मैं चाहता हूं कि यदि मेहनत से एक नंबर भी आपका बढ़ता है, आप कहीं सफल होते हो, तो लगता है कि मैं सफल हो गया हूं। बेटा आप लोग बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए, कोई लापरवाही नहीं। जहां पे भी आपका डाउट हो, आप हमारे टेलीग्राम लिंक के साथ भी जुड़ सकते हैं। वहां भी मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ बेटा, डेली 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जरूर देता हूँ। इस बीच थोड़ी सी दिक्कत आई ड्यू टू सम इश्यूज, लेकिन अब आगे आप लोग को वीडियो भी देखते रहेंगे, मिलता रहेगा आप लोग को, और टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन डेली आपको मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।